नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत अहम खबर के साथ। चारधाम की शीतकालीन यात्रा शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में इस बाबत आदेश दिए हैं। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। प्रचार प्रसार कैसे इस यात्रा का किया जा सकता है, कैसे जन जन तक इस यात्रा के बारे में पहुंचाया जा सकता है, सारी की सारी डिटेलिंग, सारी इंफॉर्मेशन, इसको लेकर भी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। GMVN में रुकने पर 10% की छूट मिलेगी, ये सहूलियत भी दी जाएगी और इस तरह से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा में लोग सम्मिलित हो सकें। इस यात्रा के बारे में लोगों को इसके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी दिशा में ये अहम बैठक की गई, कैसे इस यात्रा का प्रचार प्रसार किया जाए। संबंधित अधिकारियों को इस बाबत इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। GMVN में अगर रुकते हैं लोग तो 10% की छूट होगी, इतना उनको डिस्काउंट 10% का दिया जाएगा। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जोरों शोरों से इस समय संबंधित अधिकारी लगे हुए हैं और इन्हीं से बातचीत करने के दौरान इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी जारी किए कि क्या करना है, कैसे इस यात्रा को सफल बनाना है। उधर सीएम कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, केदारनाथ क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर 432 श्रमिक काम कर रहे हैं और इन्हीं श्रमिकों को ये सामग्री पहुंचाई जा रही है। खाद्य सामग्री के वाहन को हरी झंडी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए उस दौरान की आपके सामने, और उसके बाद इस वाहन को रवाना किया गया, जिस वाहन में उन श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री मौजूद है। केदारनाथ क्षेत्र में अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में, उन परियोजनाओं में जो 432 श्रमिक अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जो लगातार प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की दिशा में दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए खाद्य सामग्री पहुंचाने के मकसद के साथ इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीएम धामी ने यह हरी झंडी दिखाई। उधर केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने उन्हें जीत की बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें आपको, उपचुनाव में जबरदस्त जीत के बाद विधायक आशा नौटियाल पहली बार देहरादून पहुंची। इस दौरान पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार से जो लोगों को फायदा होगा, उसको लेकर मैं आश्वस्त हूं। डबल इंजन सरकार की तरफ से हो रहे विकास कार्यों को अब एक नई गति मिल सकेगी, ये उम्मीद कर रहा हूं। देखिए, मैं तो हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी, जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीजों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम वहाँ पर हो, ऐसी हमारी उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में सस्ता गल्ला विक्रेता के रिक्त पदों पर कैसे महिलाओं को प्राथमिकता देनी है, इस पर जोर दिया गया। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में की गई जो मंजूरी थी उसको लेकर भी चर्चा की, अधिकारियों से इस बाबत जानकारी ली, विभाग को पूर्व में दिए गए निर्देशों की भी समीक्षा की कि जो पहली मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो कितने धरातल पर उतरे हैं। इसके अलावा इस बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मुफ्त गैस रिफिलिंग की मंजूरी की प्रगति की भी जानकारी ली। यही नहीं, मंत्री रेखा आर्या ने सरकार द्वारा संचालित नमक पोषण योजना NFSA के तहत राशन वितरण की मौजूदा स्थिति और सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश और भाड़ा भुगतान संबंधित विषयों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
खाद्य विभाग की बैठक में हमारे सभी शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंधित सभी अधिकारीगण आज मौजूद रहे। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, यह जानकारी। इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है, उसकी जानकारी। इसके साथ साथ में हमारा एनएफएसए के तहत में हमारे जो राशन धान अथवा गेहूं है, उसका क्या स्थिति चल रही है, इसकी जानकारी इत्यादि। प्लस हमारे जो सस्ता गल्ला विक्रेता है, उनके भाड़ा से लेकर उनके भुगतान के संदर्भ में भी उसकी भी समीक्षा की गई है। तो इन सभी समीक्षाओं में निश्चित रूप से विभाग ने अभी तक में जो हमारे मुफ्त गैस रिफिल योजना है, उसका शासनादेश निर्गत होने के साथ ही जल्दी से जल्दी हमारे जो इसके उपभोक्ता है उनको वो सब्सिडी उनके खातों में डीबीटी करने के निर्देश दिए हैं। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करके उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने, साथ ही भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। उधर उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा को और मजबूत और आसान बनाया जा सके। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर शिक्षकों को मैदानी जनपदों में आने की होड़ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर टीचर्स मैदानी इलाके में अटैचमेंट पाने के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। वहीं राज्य की शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बारे में जानकारी दी कि राज्य में अटैचमेंट और ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती। ट्रांसफर एक्ट और धारा 27 के तहत ही शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं, जबकि विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने अटैचमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या पर ही अब शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। जिस स्कूल में जितनी छात्र संख्या होगी, उसी हिसाब से शिक्षकों को वहां पर तैनाती दी जाएगी। अगर कम शिक्षक होंगे तो वहां पर ज्यादा शिक्षकों को नहीं भेजा जा सकता। से ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा विभाग में अटैचमेंट और ट्रांसफर्स को लेकर के, लेकिन हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता से काम किया जाए, स्थानांतरण एक्ट का अनुपालन कराया जाए। इसके अलावा जो अटैचमेंट की प्रक्रिया है उस पर माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल रोक लगा दी है और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है ना किया जाए। जो ट्रांसफर्स है वो धारा 27 के अंतर्गत या जो स्थानांतरण एक्ट के सुसंगत प्राविधान है उसके अंतर्गत किया जाए। तो हम इसका ध्यान रख रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षकों की संख्या है वो स्टूडेंट्स की संख्या के सापेक्ष ही हो, इसको रेशनलाइज किया जाए। हमने इसमें आख्या भी ली है सभी जनपदों से कि कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे छात्रों की संख्या के सापेक्ष जो है टीचर्स की जो संख्या है वो अनुपातिक उसमें नहीं है। तो वाक्य प्राप्त होने के बाद हम इसको रेशनलाइज होने पे भी विचार करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो अगला हमारा शैक्षिक सत्र होगा उसमें ये रेशनलाइजेशन किया जाए कि छात्रों की संख्या के अनुरूप ही शिक्षकों की संख्या हो विद्यालय में और शिक्षक वहां पे अनुपस्थित ना हो। और इस तरह की जो शिक्षकों की अनुपस्थिति या कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत के संबंध में कोई भी हमारे पास शिकायत या तथ्य संज्ञान में आता है तो उसमें कार्रवाई भी की जाती है। उधर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव और अन्य चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसके जरिए 3 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस वेबसाइट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युग में बहुत प्रभावी हो रहा है। उसी के मद्देनजर आज इस वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य इस वेबसाइट के जरिए, इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने यहां रखा। ये हमारी जो उत्तराखंड कांग्रेस की वेबसाइट है, इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी द्वारा किया गया है और इसका जो लक्ष्य है, अभी हमने 1 लाख मेंबर्स प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2,000 मेंबर्स का लक्ष्य रखा है
जो कहीं ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं, आने वाले समय में डिजिटल प्रभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो उसी डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को हमने मजबूत करने के लिए अपने कांग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के विचारों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उसी के लिए हमने वेबसाइट का आज विमोचन किया है। और इसके अंदर सारे जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जो भी हमारे नेताओं के विचार होंगे, जो भी हमारे चाहे राहुल जी द्वारा चाहे प्रदेश द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, इसके अंदर सूचना भी मिलती रहेगी। और इसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे विभिन्न जो हमारे चाहे इकाइयाँ हैं उनकी सब की जानकारी भी मिलती रहेगी। और इसमें इसके माध्यम से कोशिश हमारी ये है कि प्रत्येक ग्राम में जो भी चुनाव है, नगर पालिका है, पंचायत है, ताकि कांग्रेस के साथ और अधिक से अधिक लोग हम जोड़ने का हमारा प्रयास है। वहीं उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल के मुताबिक निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। आयोग ने सारी तैयारियां कर ली है। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है, इसके लिए मतदाता सूची भी तैयार है। उत्तराखंड शासन से जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई इस दिशा में शुरू कर देगा। कि राज्य निर्वाचन आयोग की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। 102 निकाय जो हैं उन सभी की वोटर लिस्ट हमारी अद्यतन है, बिल्कुल तैयार है। शासन स्तर से जैसे ही हम लोगों को आरक्षण विभिन्न पदों का प्राप्त हो जाएगा तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उधर दून अस्पताल में आयुष्मान योजना में आ रही अड़चनें अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। दरअसल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि SHA की टीम दून अस्पताल पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ मीटिंग की। आयुष्मान को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस योजना को लेकर जो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, लोग शिकायत कर रहे हैं, इसको लेकर ये चर्चा इस दौरान की गई। इस मीटिंग में यही मुद्दा छाया रहा। SHA की ओर से आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में इन कमियों को दूर करने पर चर्चा हुई है। इसके तहत अब अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लगाई जाएगी। SHA की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं जो जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। भारतीय वायुसेना समय समय पर एडवेंचर गतिविधियां कंडक्ट करवाती रहती है। इसी तरह से एयरफोर्स हेडक्वार्टर एडवेंचर सेल दिल्ली के तत्वाधान में चमोली के अलकनंदा नदी घाट से ऋषिकेश के लिए वायुसेना के विंग कमांडर विजय भट्ट के नेतृत्व में 14 वायु सैनिकों और 2 गाइड्स को एक दल एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुआ। यह दल 3 दिसंबर को ऋषिकेश पहुंचेगा। व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए गंगा नदी सबसे चुनौतीपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। विंग कमांडर विजय भट्ट ने बताया, वायुसेना द्वारा इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। वायु सैनिकों को एडवेंचरस एक्टिविटीज का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है जहां युवा इससे सेना में आगे आने के लिए प्रेरित होंगे, तो वहीं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिल पाएगा। उन्होंने कहा, इससे पहले वायुसेना द्वारा लेह में गंगा नदी में एक्सपीडिशन किए गए हैं। वहीं गाइड विवेक नेगी के मुताबिक चमोली घाट से एक्सपीडिशन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें वायु सैनिकों को व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग में रेस्क्यू करवाना, पैडलिंग करवाना, कैसे दूसरों को सेव करना है, इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा, प्रतिदिन 25 किलोमीटर के हिसाब से सेक्शंस बनाए गए हैं। इस तरह से ये पूरे सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। एक्सपीडिशन से स्थानीय नौजवान मोटिवेट हो सकेंगे और अपने स्थानीय स्तर पर उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिलने में भी मदद मिल पाएगी। जय हिंद। हम भारतीय वायुसेना से हैं। हम 14 लोग ट्रेनिंग राफ्टिंग एक्सपीडिशन पे चल रहे हैं, जो अलकनंदा नदी के ऊपर से शुरू होकर हम ऋषिकेश में इसे ख़त्म करेंगे।
इसका मेन उद्देश्य है जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको फौज में आने के लिए मोटिवेट करना। भारतीय वायुसेना में ही नहीं, सारे आर्म फोर्सेस में उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो ज्वाइन करें। उन्हें दिखाना कि फौज में एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो किस तरीके से चलती हैं। तो हम टोटल 14 लोग हैं। हमारे साथ कुछ सेफ्टी कैरेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं और हम ये एक्सपीडिशन शुरू कर रहे हैं फ्रॉम चमोली टिल ऋषिकेश। यार मेरा नाम विवेक नेगी है। ये एयरफोर्स आर्म फोर्सेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज से नहीं काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आज हम चमोली से एक्सपीडिशन अपना शुरू करेंगे 180 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से। हाई टाइड्स ऑफ रैपिड जैसे आप वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, इनमें हम इन्हें रेस्क्यू, पैडलिंग और कैसे एक दूसरे को सेव करना है, ये आम जिंदगी में भी काम आता है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग एक दूसरे को मतलब यंगस्टर को मोटिवेट करने आए हैं, तो हम इन्हें थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। पर डे 25 किलोमीटर का सेक्शन रहेगा हमारा, जिसमें कई लोग रेस्क्यू सीखेंगे, रोप कोर्सेज सीखेंगे, बोट पलटता कैसे है, चलता कैसे है। हमारे साथ कयाकर जुड़े हुए हैं, सेफ्टी कयाकर, जो इनके रेस्क्यू के लिए जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, पहले ट्रेंड गाइड हैं, जो हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनको सिखाएंगे भी और रेस्क्यू में हमेशा साथ रहेंगे इनके। वहीं उत्तराखंड पुलिस खुद को जितना स्मार्ट बनाने में जुटी है, उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही मुंह बाय खड़ी है। उत्तराखंड पुलिस के नए डीजीपी दीपम सेठ की माने तो फोर्स में कुछ बदलाव जरूर किए गए, लेकिन परिस्थितियों के मुताबिक पुलिस का बेहतर रिजल्ट सामने आया है। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा, भविष्य की चुनौतियों के लिए पुलिस खुद को भी तैयार कर रही है। बता दें आपको, वर्तमान में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो है जो साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है उसे रोकने की, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं और जनता को इस साइबर क्राइम से कैसे बचाना है, ये अपनी प्राथमिकता में उन्होंने बताया। देखिए, ये पहले दिन तो इस पे मैं नहीं कहूँगा। ये तो बदलाव की जहाँ आवश्यकता जब महसूस होती है तो वो होता है। कई चीज़ें जो अच्छी चलती हैं वो वैसे ही रखती हैं। और पुलिस फोर्स बाय इटसेल्फ डायनामिक, जो चैलेंजेस हैं, जो आज जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, कल कोई नई परिस्थिति हम लोग के सामने आती है तो उस तरह से आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो इस तरह के लिए हम लोग ट्रेंड है और इस तरह की हमारी थिंकिंग है कि जो समय समय पर जो चुनौतियां आए उसके हिसाब से हम पूरी क्षमता से। वहीं राज्य स्थापना दिवस को लेकर हरिद्वार में मनाए गए दीप महोत्सव को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट को आधार बनाकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि दीप, तेल और माचिस समेत अन्य सामग्री की जो खरीदारी है उसमें अनियमितता क्यों बरती गई। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश चंद ने भी आरोप लगाया कि मिट्टी के दीपक, तेल, बाती और माचिस तक बाजार से अधिक दामों पर खरीदे गए, ऐसा क्यों। लिहाजा उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि दीप महोत्सव के लिए सभी सामग्री प्रशासन की स्वीकृति से ही खरीदी गई है। टेंडर्स इसके लिए जारी हुए थे और अब तक किसी का भी पेमेंट नहीं किया गया है। अभी भी सामग्री बची हुई है जिसका असेसमेंट करवाया जा रहा है। असेसमेंट पूरा होने के बाद ही फिर भुगतान किया जाएगा। जो हरिद्वार में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया, इसमें जो आज मुझे आरटीआई में इन्होंने बताया, नगर निगम ने जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दी आरटीआई में, दीपक जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपये का, आप ललता रोड पर जाइए, वहाँ 2 रुपये से दीपक। मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाजार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। केस में मैं ये बताना चाहूँगा, जो नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने आरटीआई के थ्रू नोटिंग मांगी थी, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है। उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी, जो हमने मार्केट सर्वे करा था, उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसको
उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीज़ें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी उस धनराशि की दी थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। इसमें मैं ये वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने की वजह से आगे आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। यानी कि आगामी कुछ दिनों तक पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि सुबह शाम के वक्त पूरे प्रदेश में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान वहां 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूँ तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले एक सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है। धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। तो हिल्स में तो ठंडा है ही है, काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह शाम खासकर अगर देखेंगे तो काफ़ी ठंडा है। तो लोगों को इससे बचाव करना चाहिए और अभी आगे एक वीक भी जो स्थिति है वो करीब ऐसे ही रहने वाली है। कोई इसमें विशेष। उधर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 22 नवंबर को एक सीआरपीएफ जवान के घर चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें जवान का लाइसेंसी पिस्टल भी चोर अपने साथ उड़ा ले गए। आज पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि पेशे से एक तो फकारी है और दूसरा सपेरा है। एक फकीर बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और चोरी के जेवर बरामद कर लिए हैं। आरोपियों के इसके बाद कलियर में भी एक चोरी की घटना को अंजाम देने का उन पर आरोप लगा है। पुलिस ने आज इन दोनों ही चोरियों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षाकर्मी जो उनके घर में चोरी के साथ साथ उनके यहाँ से असलाह भी एक चोरी हुआ था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें लगातार जांच करते हुए बहुत ही कम समय में मुख्य अभियुक्त 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है, जिससे हमारा असलाह भी बरामद हुआ है। साथ में जिंदा जो राउंड है वो उसके साथ साथ और जो चोरी किया गया सामान है वो इसमें बरामद किया है। साथ ही कलियर क्षेत्र में जो पूर्व में की गई एक चोरी का भी इसमें खुलासा किया गया है, क्योंकि ये भी एक ब्लाइंड मर्डर एक तरीके से चोरी थी, जिसमें किस तरीके से पता नहीं चल पा रहा था। बहुत ही शॉर्ट टाइम में पुलिस के द्वारा बड़ा अच्छा तरीके से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।